नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नवल्स नेशनल एकेडमी के चेयरपर्सन डॉक्टर संजयन त्रिपाठी जी। इस समय देश में बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है और अब युवा जो है खुल करके सोशल मीडिया और अन्य जो है जगहों पर अब रोजगार की बात कर रहा है। उसे अब जुमले नहीं चाहिए। और आप तो जो है एक शैक्षणिक संस्थान के जो है चेयरपर्सन हैं, उसको चलाते हैं। कैसे देखते हैं कि जब आज किसी भी सरकारों को हम छोड़ दें, आज जब हमारे देश के युवा आबादी बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है और जब शहरों से गाँव की तरफ पलायन हुआ, तो अब तो और बेरोजगारी की स्थिति जो है कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर है। ये सारे मुद्दे कैसे देखते हैं जब खासकर आप गोरखपुर क्षेत्र में हैं और ये मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है, यहाँ भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? देखिए, ये सही है कि ये समय एक बहुत संकट का काल है। जो इतिहास बताता है, लगभग 100 सालों में ऐसी एक आपदा आती है। ये दुर्भाग्य है कि इस पीढ़ी के लोगों के लिए ये उसके दरमियान आई हुई आपदा है। बेरोजगारी का संकट निश्चित रूप से बहुत ज़बरदस्त रूप से समाज में दिखाई दे रहा है। पहले भी ये संकट था, यद्यपि कि कुछ प्रयास उस दिशा में हो रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो लगातार 2.5-3 महीनों की बंदी रहे और उसके बाद परिस्थितियों के सामान्य होने की तरफ बढ़ने के बावजूद भी अभी भी वो संकट जस का तस बना हुआ है। ये गंभीर चुनौती है और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं। हो इसलिए रहे हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और एमएसएमई के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपए, माफ़ी चाहूँगा मैं, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई थी और एमएसएमईज के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का एक प्रयास था उनका। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी माननीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह बयान था कि शीघ्र जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको हम अपने प्रदेश में ही समायोजित करने का काम करेंगे। उस दिशा में भी प्रयास उनका चल रहा है। अब मुझे लगता है कि तत्काल आपके प्रश्न का बहुत सटीक उत्तर दे पाना इसलिए संभव नहीं क्योंकि अभी तो 3-4 महीने की जो परिस्थितियां थीं उन परिस्थितियों ने पूरी व्यवस्था को, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है, पूरी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रखा है। तो कुछ समय बाद इसका सटीक उत्तर दे मिलेगा कि हमारी सरकारों का प्रयास सार्थक है अथवा सार्थक नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। मैं स्वयं विद्यालय चलाता हूँ, मेरे यहाँ 600 अध्यापक कार्य करते थे। इस समय जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में मुश्किल से हम लोग 100 अध्यापकों के साथ किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं क्योंकि अभिभावक फीस देने को तैयार नहीं है और जो भी फीस के रूप में हम लोग को प्राप्त हो रहा है ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उससे जो थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं उनको दे सकें। निसंदेह बहुत सारे अध्यापक बेरोजगारी के कारण वापस अपने अपने गाँव की तरफ जा चुके हैं। तो ये स्थितियां हैं तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही कष्टकारक। लेकिन अब देखते हैं, समय थोड़ा सा दिया जाए। हमें लगता है थोड़ा और समय मिलेगा तो स्थितियां सामान्य होनी चाहिए। अभी अनलॉक 4 का जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें 30 सितंबर तक बंद रखा है विद्यालयों को। संभावना ऐसी प्रतीत हो रही है कि 30 सितंबर के बाद विद्यालय खुलेंगे, कम से कम 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के विद्यालय खुलेंगे, उच्च शिक्षण संस्थान खुलेंगे। तो कम से कम 9 से 12 और उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो कार्यरत हमारे अध्यापक थे, आज जो बेरोजगार हो गए हैं परिस्थितियों के कारण, वो फिर वापस से वो कम से कम रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं। आरबीआई के द्वारा भी अभी धन उपलब्ध कराया गया है बैंकों को कि वो एमएसएमईज को सपोर्ट करें, फिनेंशियल सपोर्ट करें। प्रयास हो रहा है कि उस दिशा में भी कुछ हो। तो मैं तो एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि अब सरकारें तो पिछले जो है 2-3-4 महीने देखा जाए छोटे मोटे अपने कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, नेताजी का स्वागत हो रहा है। ये राजनीतिक नहीं, लेकिन आप जो है एक बुद्धिजीवी के हैसियत से मैं आपसे पूछता हूँ कि जब नेताजी का स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है, अब परीक्षाएं जब कराई जा रही हैं तो नीट और आईआईटी जेईई के तो करा दे रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश सरकार के तमाम ऐसे जो नौकरियों की बात है, चाहे वो लेखपाल हो गया, चाहे वो पुलिस हो गया, चाहे वो और भर्तियां हो गई, शिक्षकों की बात हो गई, उन सब की कोई परीक्षा का ना नामो निशान है, ना कोई डेट है। तो ऐसे में जहाँ आईआईटी जेईई है उसको तो करा रहे हैं और ज़बरदस्ती करा रहे हैं, जबकि छात्रों का विरोध है। तो जहाँ नौकरियाँ देने की बात आती है वहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार तो पीछे हट रही है। एक बुद्धिजीवी के तौर पर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहली चीज़ तो जो नीट और जेईई की परीक्षाएं संपन्न कराने का एक संकल्प है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश की सरकारों का हो, कम से कम जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं,
विरोध छात्रों का है ऐसा कहना मुझे लगता है बहुत न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि 95% से अधिक विद्यार्थी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और सब लोगों ने डाउनलोड किए हैं अपने प्रवेश पत्र को। तो अब वो चाहे परिस्थितियां उसके पीछे जो भी हो, उनकी मजबूरी हो चाहे जो भी हो, लेकिन प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है, इसका मतलब वो परीक्षा देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इन परीक्षाओं से रोका नहीं जा सकता है। तो अब कम से कम आपके प्रश्न का यह वाला खंड, उसके उत्तर के रूप में मैं कह सकता हूं कि ये विरोध के रूप में ना इसको देखा जाए। वो कोरोना महामारी के कारण जो एक भय की स्थिति लोगों के अंदर है वो नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन नहीं देना भी कोई विकल्प नहीं है। और जहां तक लेखपाल और अन्य भर्ती की परीक्षाएं संपन्न कराने की बात है, तो अब मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति हूं नहीं कि उस दिशा में कुछ उसमें कह सकूं, लेकिन कराना चाहिए सरकार को। जरूर सोच रही हूँ कि सरकार ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। अब दबाव उनके ऊपर कितना है और वो कितना उसको उपयोगी और आवश्यक समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो आपका तो ये मानना तो पक्का है ना कि अब जो है 9th के बाद से जो कक्षाएं हैं उसको संचालित की जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे अध्यापक भी हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड तमाम करने के बाद बेरोजगार हैं। कोई कोचिंग चलाता है, कोई छोटा सा जो है 4 बच्चों को पढ़ा करके होम ट्यूशन से पैसा जो है गुजारा भत्ता चलता है। 6 महीने से ऐसे लोग बेरोजगार हैं, और इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनको तो मुझे नहीं लगता कि कोई सरकारी सुविधाओं का कोई किसी प्रकार का लाभ है। इन्हें तो न मनरेगा का भी, बेचारे मनरेगा में भी काम नहीं कर सकते। ये तो जो खेत में भी काम, मान लीजिए बहुत से लोगों के पास तो खेत भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या मतलब जो कक्षाएं हैं वो जल्दी से जल्दी संचालित होनी चाहिए, या फिर अभी हम कोरोना का जो है शोक मनाएं और उसको जो है जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दी जाएं? देखिए, एक आपको बड़ी मज़ेदार बात मैं बताना चाहूँगा। बेरोजगारी का जो ये संकट है, ये केवल इसलिए नहीं है कि विद्यालय बंद हैं या शिक्षण कार्य बंद है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी गंभीर सी सोच है जो एक गंभीर चिंतन की अपेक्षा करती है। वो इस रूप में पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय ऑनलाइन एजुकेशन ये लगभग स्वीकार्य किया जा चुका है, परंतु ये पता नहीं क्यों ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो इसको इस रूप में लेकर चलना है कि हम क्यों फीस दें। बात यहाँ पर अमित जी सिर्फ इतनी सी नहीं होनी चाहिए कि विद्यालयों के न खुलने के कारण हमारे शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि विद्यालयों के न खुलने के कारण जो हमारे बच्चों की क्षति हो रही है, जो शिक्षा संबंधी उनकी क्षति हो रही है, उसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं हो पाएगी। जो विद्यार्थी मान लीजिए पिछली कक्षा में क्लास 2 में था, वो 3 पढ़ा नहीं, 2 भूल गया, और सीधा जब वो 4 में आएगा तो ये जो 2 साल का एक बहुत बड़ा सा गैप क्रिएट होगा उसकी शिक्षा में, उसकी भरपाई कभी संभव नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि अगर इस ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट कर लिया होता समाज ने, तो न तो शिक्षकों के सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ होता, और ना ही हमारे विद्यार्थियों के सामने ये शिक्षा का संकट पैदा हुआ था। जो शिक्षा का संक्रमण आया है, जो 2 साल का संक्रमण काल है, इसकी प्रतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं है। आप यह मान कर चलिएगा कि बच्चा जहाँ से भी अपनी पढ़ाई शुरू करेगा, एक बहुत बड़ा गैप उसके सामने होगा, लगभग वो सारी चीज़ों को भूल चुका होगा। दोबारा से रिवाइव करना, आप देखिएगा, मैं एक अध्यापक हूँ, एक शिक्षक हूँ, शिक्षक परिवार से जुड़ा रहा हूँ, मेरे पिताजी विश्वविद्यालय में आचार्य रहे हैं, और एक शिक्षक होने के नाते जो मैं सोच पा रहा हूँ, इसको सिर्फ इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि 1 साल की फीस नहीं जमा करके अभिभावक अपना पैसा बचा ले रहा है। आपको मैं बताऊँ, आपका पता नहीं कभी अनुभव रहा इस तरह का कि नहीं, शहर के सामान्य विद्यालय से लेकर बहुत जो श्रेष्ठ विद्यालय हैं, अगर आप उनका फीस देखें, फीस स्ट्रक्चर आप देखें, तो 20,000 से लेकर 50 से 60,000 रुपये तक का जाता है। या तो आप 60,000 रुपये अपनी फीस बचा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, उस नुकसान की भरपाई कर पाना आपके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। हमारा जो अभिभावक है, ये बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि इस सोच, इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। एक अराजक वातावरण तैयार किया जा रहा है इस मानसिकता का सहारा लेकर के, जिसका दुष्परिणाम पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को भविष्य में चलकर उठाना पड़ेगा। आपकी बात का तो मैं काट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से, अपने लोगों से, कि देखिए, भारत में शहरों में जो लोग हैं वो शायद ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं।
गांव में लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास ना तो अच्छे स्मार्टफोन हैं, और भारत में नेट कनेक्टिविटी की समस्या जो है वो किसी से छिपी नहीं है कि आप यहीं गोरखपुर शहर छोड़ करके जैसे बाहर जाइएगा आपको नेट मिलेगा ही नहीं। तो वो लड़का, और उससे बड़ी बात कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक अलग उसका कमरा होना चाहिए। आपको भी पता है भारत में 90% ऐसे लोग हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनके पास एक कमरा तो एक व्यक्ति के लिए छोड़ दीजिए, एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता है। उस स्थिति में वो कैसे पढ़ पाएगा? ये सवाल तो बार बार आ जाता है ना। फिर मैं सहमत हूँ आपसे। देखिए, तकनीक के दृष्टि से अभी हमारा हिंदुस्तान देश अभी उतना समर्थ नहीं है, उतना सक्षम नहीं है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन आप जब कोई निर्णय लेते हैं पॉलिसी लेवल पर, तो आप यह प्रयास करते हैं कि बहुसंख्य लोगों को आप उसमें कवर कर सकते हो। हिंदुस्तान की कोई भी नीति ऐसी नहीं आती है जो एक नीति समान रूप से शिखर वाले व्यक्ति के लिए पर भी लागू होती हो और जो सबसे निम्नतम स्तर पर उसके लिए भी लागू होती हो। हमें ये देखना है कि हम कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों को लाभ यदि नहीं पहुंच पा रहा हो तो इसके लिए जिनको लाभ पहुंच सकता है उनको भी लाभ न पहुंचाया जाए, ये समझ से परे का तर्क है। इसलिए मैं सहमत हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेट फैसिलिटी वो बहुत अच्छी नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे अभिभावक हैं वो उतने सक्षम समर्थ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। उनके पास एक ही मोबाइल है, पूरा परिवार इस्तेमाल करता है। लेकिन एक अंग्रेजी का बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और उसी में आगे है जो बहुत कम लोग जानते हैं, नथिंग इज बेटर देन वर्स्ट। नथिंग इज बेटर देन वर्स्ट। तो अभी जो ये हमारे पास कोरोना का समय है, इस कोरोना काल में हमें विकल्पहीनता में एक विकल्प ढूंढना है। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन ये रिप्लेस कर सकता है जो हमारी ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टडीज़ हैं, ये उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं इससे 100% सहमत हूँ। लेकिन अभी फिलहाल इन कोरोना कालीन परिस्थितियों में, जबकि विद्यालय नहीं खुल रहे हैं सरकार के आदेश से, तो क्या विद्यार्थियों को एकदम से छोड़ दिया जाए? आपको नहीं लगता कि शिक्षा से वो बच्चे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे? हो चुके हैं, लगभग हो चुके हैं। लेकिन फिर भी एक मुहावरा है, ए शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना है। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इस ऑनलाइन एजुकेशन के बहाने बच्चा 9 बजे तैयार होकर के बैठ जाएगा, कहीं भी जहाँ भी बैठेगा वो महसूस करेगा कि हाँ हम स्कूल में हैं, टीचर के सामने वो बैठा हुआ है, 4 घंटे के ऑनलाइन एजुकेशन वो ले रहा है, उसमें जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है वो कितनी गंभीरता से उसको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये तो उसका अपना विषय हो सकता है। लेकिन हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कनेक्शन जो गंभीर अभिभावक हैं उनके बच्चे बड़ी गंभीरता से लेकर के उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को खारिज करते हैं। आपने कहा, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन आप हिंदुस्तान की एक कोई पॉलिसी बताइए जो समान रूप से सबके ऊपर लागू होती हो। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके जो हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान के संविधान की यही तो कहीं न कहीं देखिए, या तो अच्छाई कहिए या मजबूरी कहिए, समानता तो सबके लिए होती है, लेकिन जिसके पास कहीं न कहीं उस समानता को पाने का अर्थ होता है वह लाभ ले जाता है, जिसके पास समानता पाने के लिए अर्थ नहीं होता उसको लाभ नहीं मिल पाता। ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो शाश्वत सत्य है। तो सृष्टि के आरंभ से ये चीज़ें चली आ रही हैं। ईश्वर खुद ही अमीर गरीब बनाकर भेजता है, व्यक्ति थोड़े अमीर गरीब होता है। जन्म कोई अपने स्वेच्छा से थोड़ी तय कर सकता है कि हमको किसके घर में जन्म प्राप्त करना है। यदि वो स्वयं तय करता है तो हर आदमी चाहता है कि हम मुकेश अंबानी के घर में पैदा हों। कोई अपना जन्म स्वयं से नहीं तय कर सकता है। तो ईश्वर का विधान है, वही बनाकर भेजता है कि किसको अमीर के घर में जाना है, किसको गरीब के घर में जाना है। अब ये अलग बात है कि जन्म प्राप्त करने के बाद आप अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ, अपने उद्यम से आप यदि गरीब घर में भी हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत अमीर घरों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने कुकर्मों से वो गरीब हो जाते हैं, वो विनाश की स्थिति में चले जाते हैं। तो जिन चीज़ों पर हमारा अधिकार नहीं है उस पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ठीक बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। ऑनलाइन एजुकेशन कहीं ना कहीं समस्या का समाधान नहीं है। इस देश की अमीर आबादी जो पैसे खर्च करके अपने लड़कों को विदेशों में पढ़ा करके और बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला करके और वापस उनको भारत में बुला करके कोई एक व्यापार करा के, कोई कुछ करा के उनको तो रईस बना देती है। लेकिन भारत के जो रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने को नहीं भेज पाते। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भारत में जो मेडिकल की डिग्री जो लेने वाले लोग हैं, जो यहाँ का ज़्यादा जो डॉक्टर लोग हैं, वो MBBS MD जो लोग लगाते हैं, वो रसिया या किर्गिस्तान से पढ़ के आते हैं और फिर भारत में यहाँ करके 2 साल अलग से तैयारी करते हैं इंडियन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को जो है निकालने के लिए, और फिर भारत में आकर के भाई विदेश से पढ़ के आया है। और वहीं गांव का लड़का कितना भी होशियार क्यों ना हो, 4 अक्षर अंग्रेजी के ना आए
तो शायद उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता। यही सच्चाई है और यही ऑनलाइन एजुकेशन भी है कि इससे जो है खासकर उनको लाभ हो सकता है जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिनके माँ बाप गंवार हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको ऑनलाइन एजुकेशन से कतई लाभ नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही।